एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा है सब लोग ठीक होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक नागरिक के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, खाने का स्वाद बदल जाता है और पहनावा बदल जाता है। यहाँ तक कि लोगों की सोच और जीवन शैली भी बदल जाती है। भारत देश में अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग संस्कृतियां हैं और अलग-अलग परंपराएं हैं। फिर भी भारत आज भी एक देश के रूप में एक साथ खड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी विविधताओं के बावजूद, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भारत टूट क्यों नहीं गया? भारत बिखर क्यों नहीं गया? भारत का खंडन क्यों नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो भारत को आज भी एकजुट किए हुए है, आज भी भारत को जोड़े हुए है? तो इस सवाल का जवाब है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन भारत का संविधान कोई एक दिन में बनी हुई किताब तो नहीं है कि एक दिन में बन गई। यह सैकड़ों सालों का अनुभव, संघर्ष, विचार, बहस और बलिदानों के बाद बना है। आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझेंगे कि यह विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया और यह सोच कैसे आगे बढ़ाई गई। संविधान बनाने की सोच आगे कैसे बढ़ाई गई। अंग्रेजों के कौन से ऐसे कानून और सुधार थे जो संविधान की नींव रखे और कैसे यह संविधान धीरे धीरे भारत की आत्मा बन गया। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक, आखिर तक इस वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है हर एक नागरिक के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, तो आप अपने फैमिली मेंबर में, अपने दोस्तों के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब संविधान क्या है, संविधान हमारे भारत की आत्मा कैसे है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करिए और लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए आप लोग के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि भारत में संविधान से पहले की स्थिति क्या थी। जब भारत में संविधान नहीं था, भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे कंपनी ने प्रशासन, कर व्यवस्था और न्याय प्रणाली अपने हाथ में ले ली। भारत में जो भी कानून बनाए जाते थे वो भारतीयों की भलाई के लिए तो नहीं बनाए जाते थे, बल्कि अंग्रेजों के आर्थिक और राजनीतिक फायदे के लिए बनाए जाते थे। भारतीयों की न तो शासन में भागीदारी थी, भारतीयों की न तो शासन में भागीदारी थी और न ही अपने अधिकारों की कोई गारंटी थी। भारत के पास न तो अपनी कोई सरकार थी, न ही अपना कोई संविधान था। लेकिन 1857 की क्रांति ने बड़ा मोड़ लिया। 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति भले ही सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत को पुराने तरीके से नियंत्रित करना अब आसान नहीं है। इसी कारण 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसके बाद भारत पूरी तरह अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में चला गया। लेकिन इसी दौर में भारतीयों के मन में यह सवाल गहराने लगा कि अगर हम इस देश में रहते हैं तो क्या हमें अपने अधिकार नहीं मिलने चाहिए। यहीं से संविधान जैसी किसी व्यवस्था की जरूरत महसूस की जाने लगी। भारतीयों के मन में संविधान जैसी किसी व्यवस्था की जरूरत महसूस करने जाने लगी। लोगों के मन में संविधान जैसी किसी व्यवस्था के बारे में लोग सोचने लगे। राजनीतिक चेतना और संविधान की सोच का जन्म 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से पहली बार कुछ भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 1861 के पहले किसी भारतीय को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 1861 और 92 के भारतीय परिषद अधिनियमों के माध्यम से कुछ भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। हालांकि यह भागीदारी बहुत सीमित थी, लेकिन इससे भारतीयों को यह समझ आया कि शासन व्यवस्था में बदलाव संभव है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद यह सोच और मजबूत हो गई कि भारत को केवल सुधार नहीं बल्कि अपने नियम और अपना संविधान चाहिए। 1909 और 1919 के सुधार। अब देखते हैं कि 1909 और 1919 के सुधार क्या थे। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, 1909 का जो है वो मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, के तहत पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में जगह दी गई। हालांकि यह सुधार अधूरा था,
लेकिन इससे यह साबित कर दिया गया कि अंग्रेजों पर दबाव डालकर बदलाव कराया जा सकता है। भारतीयों के मन में यह विचार आया कि अंग्रेजों पर दबाव डालकर बदलाव कराया जा सकता है। फिर आया 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें यह स्वीकार किया गया कि भविष्य में भारत में उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। यहीं से भारतीय नेताओं को यह विश्वास होने लगा कि एक दिन भारत अपने लिए खुद संविधान बना पाएगा। 1934 में सबसे पहले एम राय ने यह विचार रखा कि भारत का संविधान जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा बनाए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू होने के बाद भारतीय नेताओं के सामने एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया कोई भी कानून भारत की समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। 1935 का अधिनियम ने भले ही प्रांतों को स्वायत्तता दी हो और संघीय ढांचे की बात की हो, लेकिन इसमें अंतिम सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही रखी गई थी। यहीं से भारतीय नेतृत्व इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर भारत को सच में लोकतांत्रिक बनाना है तो उसे आजादी के बाद अपना संविधान खुद बनाना होगा, जो जनता की इच्छा को दर्शाए। जो भारत के नेतृत्व करता थे, उन्होंने सोचा कि आजादी के बाद भारत अपना खुद संविधान बनाएगा, जिसमें जनता की इच्छा को दर्शाया जाए, जिसमें उस संविधान में जनता की इच्छा को दर्शाया जाए, ऐसा संविधान बनाया जाएगा। इसी सोच के कारण संविधान सभा की मांग और तेज हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे दलों ने साफ कहा कि भारत का भविष्य कोई ब्रिटिश संसद तय नहीं करेगी, बल्कि भारत की जनता खुद तय करेगी। 1946 में जब यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, तब उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन का रास्ता निकालना था। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। शुरुआत में इस सभा के कुल 389 सदस्य थे, जिनमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से के सदस्य अलग हो गए और तब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा, सत्ता का स्रोत जनता होगी और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर कई दिनों तक बहस हुई। कुछ सदस्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दे रहे थे, तो कुछ संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात कर रहे थे। अंत में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया और यही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। यहीं से संविधान सभा की बहसें गंभीर और गहरी होने लगी। संविधान सभा की बहसें केवल कानून बनाने की चर्चा नहीं थी, बल्कि वे भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली चर्चाएं थी। हर सदस्य अपने अनुभव, क्षेत्र और समाज की समस्याओं को सामने रख रहा था। मौलिक अधिकारों पर लंबी बहस हो रही थी। कुछ लोग चाहते थे कि अधिकार पूरी तरह स्वतंत्र हो, जबकि कुछ का मानना था कि समाज की सुरक्षा के लिए इन पर जो अधिकार हैं, उस पर कुछ सीमाएं जरूरी हैं। भाषा के मुद्दे पर बहस सबसे कठिन रही। हिंदी और अंग्रेजी को लेकर मतभेद थे, लेकिन अंततः यह तय हुआ कि अंग्रेजी एक निश्चित समय तक सहायक भाषा के रूप में बनी रहेगी। इस अंग्रेजी और हिंदी भाषा से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपको भाषा से रिलेटेड, भाषा पॉलिसी क्या रही है, भाषा नीति क्या रही है, भाषा का हिंदी का हिस्ट्री क्या रहा है, हिस्ट्री से लेकर आज तक मॉडर्न युग तक भाषा को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आप लोग सब कुछ मैंने वीडियो बनाया है, चैनल पे अपलोड किया, आप वहां पे देख सकते हैं। तो भाषा को लेकर बहुत गहन अध्ययन किया गया, बहस सबसे कठिन भी रही, लेकिन लास्ट में तय किया गया कि अंग्रेजी एक निश्चित समय तक सहायक भाषा के रूप में बनी रहेगी। धर्म और राज्य के संबंध पर भी गहन चर्चा हुई। अंत में यह तय किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जहां राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ही होता है कि राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव ने संविधान को केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का साधन बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बनाया, उन्होंने संविधान को सामाजिक न्याय का साधन बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों को संविधान में मजबूत स्थान दिलाया। बी.एन. राव ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया, जिससे संविधान तकनीकी रूप से मजबूत बना। 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन संविधान अभी तैयार नहीं हुआ था। इस दौरान संविधान सभा ने और तेजी से काम किया। हर अनुच्छेद पर चर्चा हुई, संशोधन किए गए और कई बार पूरे हिस्से दोबारा लिखे गए। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। कुल मिलाकर संविधान सभा ने 114 दिनों तक खुली बहस की। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को औपचारिक रूप से अपना लिया गया। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अब देखते हैं कि ये तो था पूरा संविधान कैसे बना, संविधान की पूरी ऐतिहासिक जर्नी थी। अब देखते हैं संविधान एक जीवित दस्तावेज कैसे है। हमारे संविधान को एक जीवित दस्तावेज माना जाता है। संविधान लागू होने के बाद भी यह स्थिर नहीं रहा, इसलिए इसको जीवित दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि जैसा संविधान था, जैसा प्रावधान किया गया था, वैसा नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा। समय के साथ समाज बदला और उसी के साथ संविधान में संशोधन किए गए। अब तक 105 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। 1951 में पहला संशोधन किया गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को वैध बनाया जा सके। 1976 में 42वां संशोधन लाया गया। 42वां संशोधन 1976 में लाया गया, जिसे संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। 44वां संशोधन 1978 में लाया गया। इसमें आपातकाल के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई। आपातकाल के दौरान बहुत दुरुपयोग किया जाता था। इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया, जिसमें आपातकाल के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई। 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, उसमें पंचायतों, और 74वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया, उसमें नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया, वहीं नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 21A में शामिल किया शिक्षा को। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, आर्टिकल 21A। फिर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लाया गया, जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया। फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया। इन सभी जो 105 संशोधन किए गए, इन सभी संशोधनों से यह साफ होता है कि संविधान समय के साथ चलता है और समाज की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालता है। इसीलिए भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि यह समय के साथ बदलता जाता है। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है और ना ही सिर्फ नक्शे में खींची गई एक रेखा है। भारत एक विचार है और उस विचार का नाम है संविधान, भारत का संविधान। जिस दिन हर भारतीय ने संविधान को सही मायने में समझ लिया, उस दिन भारत को कोई ताकत कमजोर नहीं कर पाएगी। अगर आपको लगता है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारी पहचान है, तो यह वीडियो को जरूर साझा कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संविधान जिंदा रहेगा तभी लोकतंत्र और भारत जिंदा रहेगा। तो एवरीवन, ये था संविधान के बारे में।
फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आप लोगों को, फुल एक्सप्लेन किया है संविधान की जर्नी क्या रही है, कैसे संविधान बनाया गया है, अंग्रेजों के किस कानून से संविधान बनाने के लिए मोटिवेशन मिला, सब कुछ एक ही वीडियो में मैंने आपको समझाया है और लास्ट में भी बताया कि संविधान को, भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है। आज तक इसमें बहुत संशोधन किए गए, समय के साथ व्यवस्थाएं बदलती हैं तो कानून भी बदलता है। उसी के अनुसार, उसी के लिए, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे भारतीय संविधान को भारत की आत्मा भी कहा जाता है और जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।